हेलो डियर स्टूडेंट, जय महादेव की। आज से आपके लिए मैथ्स की स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन एकदम इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट के साथ स्टार्ट हो रही है। एग्जाम के समय आप लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और आप क्या करते हो? टाइम अपना वेस्ट करते हो। क्वेश्चन जो बहुत कम मार्क्स के होते हैं उन पे फोकस करने लगते हो, टाइम वेस्ट करते हो। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है। सबसे पहले इसमें मैं आपके कंसेप्ट को और फार्मूलेस को क्लियर कर दूंगा। इन सब की आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन जो है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें और डेली उसको आप एक बारी देखते रहें। इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट और फार्मूले जो है हमेशा आपको लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे पढ़ाई एकदम स्मार्ट वे में होती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर। तो बच्चों ने कहा कि कंसेप्ट क्लियर करनी है, तो मैंने इसके लिए सबके लिए वीडियो मैंने प्रिपेयर कर दी। तो यहाँ पे जो है स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, उन पे सबसे ज्यादा फोकस पहले किया जाएगा और टाइम मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि 20% आपकी प्रिपरेशन है, 80% मैं खुद आपकी तैयारी करवा दूंगा। तो हम लोग जो है पहले मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं यूनिट वाइज उनका क्या है। ठीक है, तो यूनिट वाइज हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर सिस्टम से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। अलजेब्रा से कितने आ जाएंगे? 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल हमारे 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम लोग क्या होगा, यूनिट के बाद हम लोग चैप्टर वाइज देख लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज में हमारे रियल नंबर की हम बात करें अगर, तो रियल नंबर पे हमारे टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 5 मार्क्स के आएंगे, यानी 2 मार्क्स के, सॉरी 1 मार्क्स के टू क्वेश्चन आएंगे और इस तरीके से 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो हमारी ये भी हमारी प्रिपरेशन इसी तरीके से होती जाएगी। फिर हमारे पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल से 4 मार्क्स के आएंगे, लीनियर इक्वेशन से 3 मार्क्स के आएंगे। तो ये आप शीट अपने पास, इसकी प्रिंट आउट जो है पूरी आप लोग पीडीएफ की निकाल लेना आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से अब आपके 4 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, स्टैट से आपके जो है 7 मार्क्स के आएंगे। तो ये आप लोग जो है प्रॉपर वे में, ट्राइंगल से आपके 10 मार्क्स के आएंगे। तो ये इस तरीके से आप इसको मार्किंग स्कीम को अपने पास हमेशा रखें। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारी आ जाती है कंसेप्ट में, पहला हमारा कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर जो है हमारे 5 मार्क्स के। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन वन एंड ओनली वन वे, केवल एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे देख लेते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से क्या होते हैं, डिवाइड्स हो जाए, और इट सेल्फ एक से होंगे डिवाइड और खुद से डिवाइड होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 क्या होता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है और खुद से मीन्स 2 से भी डिवाइड होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। उसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है, ये भी 1 से डिवाइड होता है और खुद से 3 से होगा। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन तो सही है, बट 2 से भी हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ये सब जो होंगे हमारे प्राइम नंबर। तो यानी जो कंपोजिट नंबर होगा इन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो पहला अगर हम बात करें पहले कंपोजिट नंबर की, तो 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 2 जा 4। पहला कंपोजिट नंबर हो गया 4, मीन्स
इसके दोनों फैक्टर जो बन रहे हैं यानी दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर के स्क्वायर जो होते हैं वो भी क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर के स्क्वायर जो है कंपोजिट नंबर होंगे और प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन भी कंपोजिट होंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट प्राइम, ये हो गया। ठीक, 3 है, 3 इंटू 5 भी हो जाएगा, 2 इंटू 5 भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर करें तो हमें क्या है, कंपोजिट नंबर मिलते हैं। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के स्क्वायर और प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं प्राइम नंबर्स के कंपोजिट। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। यानी स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगी वो 4 होगी, जो किससे बनती है, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट ये हो गई। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इस तरीके से। अब एचसीएफ और एलसीएम हम निकालना देखेंगे किससे, प्राइम फैक्टर मेथड से। यानी जो भी नंबर दिए होंगे उसको हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में यानी 2, 3, 5 के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ को हम बोलते हैं जीसीडी भी। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर। यानी स्मॉलेस्ट जो पावर होगी नंबर्स की, दोनों नंबर्स में क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है कि 2 नंबर्स या 3 नंबर्स का हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो एचसीएफ होती है और लार्जेस्ट यानी ग्रेटेस्ट पावर जो होती है वो एलसीएम होती है। तो ये कंसेप्ट हम लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखते हैं हम लोग। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका, 6 और 20 का। तो हम किससे निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6 के हम कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, इस तरीके से आपने बेसिक यही सीखा है ना, इस तरीके से करके हम जो है निकाल लेते हैं। तो 6 के 2 बन गए कितने, 2 इंटू 3 बन गया प्राइम फैक्टर। 20 का इसी तरीके से निकाल लेंगे, 20 को भी इसी तरीके से आप करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये बन गया। अब इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5। अब एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ किसका हम निकाल रहे हैं, इसको लिखने का तरीका जैसे हम 6 और 20 का निकालना तो एचसीएफ ऑफ 620 इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, एचसीएफ में जो होता है इसमें स्मॉलेस्ट पावर होती है। ध्यान से देखिए, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर होती है। तो अब सबसे पहले देखते हैं इसकी 6 जो है, 6 को हमने रिप्रेजेंट किया 2 और 3 में, तो पहले 2 देखा हमने। तो 2 और 2 स्क्वायर में स्मॉलेस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 हो गया इनटू, अब इसमें देखो आप कुछ भी कॉमन हो रहा है, 3 और 5 कुछ भी स्मॉलेस्ट पावर यानी दोनों में जो होगी उसी को हम लेंगे कॉमन वैल्यू को। बेसिकली जो एचसीएफ होता है, अगर आप लोग कंसेप्ट के साथ देखें तो एचसीएफ मींस स्मॉलेस्ट कॉमन वैल्यू, तो दोनों में हो और स्मॉलेस्ट हो। तो 3, 5 तो है ही नहीं दोनों में, यानी केवल इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होता है, ध्यान से देखिए, हाईएस्ट तो 2 स्क्वायर और 2 में हाईएस्ट क्या हो जाएगी पावर, 2 स्क्वायर। इसमें क्या होता है एचसीएफ में, ध्यान देखिए, एलसीएम में केवल हम कॉमन वैल्यू लेते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन केवल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन जो है वो तो लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो 2 दोनों में कॉमन था वो लिया और 2 एक जो इसका था वो भी लिया, यानी हाईएस्ट पावर वाले को दोनों में ले लिया और जो नहीं है उनको भी हम लेंगे। ये हो गया। ये बन गया हमारा 60। तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में केवल हम कॉमन वैल्यूज को लेते हैं, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट पावर। अब ये कंसेप्ट क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मान लिया ए एक नंबर है, एक नंबर बी है, इसका एचसीएफ जो होगा ए और बी का, इनको अगर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें ए और बी के, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब इसको भी देख सकते हो आप,
HCF इसका क्या आया है? HCF इसका आया है 2 आ गया। और LCM क्या आया है? इसका आया है LCM 60, तो 2 इंटू 60 120 आ गया। और दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 20, ये भी कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। तो इससे क्या हो गया कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, अभी जैसे एक और देख लेते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में, A³ B C5 और दूसरा नंबर है मान लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन A5 B2 C, ये है। अब दोनों का HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है, हमने बताया था कि दोनों में लोवेस्ट, दो A³ और A5 में लोवेस्ट क्या होगा? A³, यानी कॉमन कर सकते हो आप। और B और B स्क्वायर में B, C5 और C में C, HCF हो गया। LCM हाईएस्ट, A³ और A5 में हाईएस्ट क्या है? A5, B स्क्वायर B में B स्क्वायर, C5 5 में, ये C में C5। तो ये हो गया हमारा LCM। LCM और HCF का कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं यानी फ्रैक्शनल नंबर जो क्या हो P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके। लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इसका 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो P और Q हैं ये क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी, पॉजिटिव नंबर भी। और न्यूमिनेटर तो इसका 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे 0 क्या है, 0 को हम अगर लिखें तो 0.1 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 है, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल है। 2/3 है, ये भी रेशनल है। -5, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर। तो जो नंबर्स क्या होते हैं P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सकें, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लेकिन कंडीशन ये है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लिया अगर 2 है अपॉन 0 कर लिया, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं होगा। अब 0.2 क्या होती है? 0.2 ये 0 के इक्वल होती है, और इसको बाद में हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। तो 2/0 रेशनल नहीं है, लेकिन 0.2 रेशनल है। और जो नंबर के स्क्वायर रूट भी निकल जाते हैं उनको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। जैसे रूट में 4, रूट में 9, रूट में 4 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, तो 2.1 लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। और जो जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं उसे हम इरेशनल, जैसे √2, √3 मीन्स परफेक्ट नहीं निकलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, उनको बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से रेशनल और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है, आप लोग देख लें। अब एक और कंसेप्ट क्या है कि ए जो है, ए बी अ प्राइम नंबर, ए अगर प्राइम नंबर है तो ए अगर पी स्क्वायर यानी किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए जो है उस पी को भी डिवाइड करेगा। मान लिया एक प्राइम नंबर 2 है, ए हमारा 2 है, तो अगर 2 जो है 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यानी 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 स्क्वायर मीन 16 को, तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी 2 अगर 2 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 खुद से को भी तो डिवाइड करेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट ले सकते हैं। तो यानी अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी 2 अगर 8 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है 8 को भी डिवाइड करेगा। यही जो है एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम रियल नंबर इन डेसिमल फॉर्म में देखेंगे कि रियल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करना होता है। तो रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर जो है
टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 2.35, इसके आगे डिजिट नहीं बढ़ रही है, यहीं पे रुक गई। जैसे 2/5, 2/5 की वैल्यू क्या होती है? अगर डिवाइड करेंगे तो 0.54 जा 20, यानी इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो जिनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मीन्स जो टर्मिनेट कर जाए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर जो क्या हो, टर्मिनेट कर जाएं, इसके बाद जैसे कोई रिपीट नहीं हो रहा है या कोई नंबर आगे नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है इस तरीके से हो, 2.3555, ये रिपीटिंग फॉर्म में हो, मीन्स 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 5 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, डॉट 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 डॉट। तो नॉन टर्मिनेटिंग में हो सकता है रिपीटिंग, रिपीटिंग को और क्या बोलते हैं? रिकरिंग। कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिकरिंग भी बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके से हो सकते हैं नंबर, जैसे 2.5 4 सपोज कर लिया ऐसे कि ये रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, और ये हो सकता है ऐसे भी हो 2.75257823, इस तरीके से हो रहा है। इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग का मतलब कंटिन्यूअसली, ये अब यह 5 आया, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसको रिपीटिंग थोड़ी ना बोलेंगे। मीन्स कंटिन्यूअसली वही डिजिट आती जाए तो इसको रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर है तो क्या होगा? जैसे 2/3 की बात करें, 2/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0.6666 डॉट 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 डॉट, मीन 6 रिपीट हो रहा है। इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.6, और इसके ऊपर हम एक बार लगाते हैं, जो नंबर रिपीट होता है बार लगा देते हैं। तो अगर नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मीन्स रिकरिंग है, तो भी इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कितने तरीके हो गए? एक तो टर्मिनेटिंग वाला होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको क्या होना पड़ेगा? रिपीटिंग या रिकरिंग। क्लियर है? मीन्स अगर रिपीट हो रहा है तभी वो क्या होगा? रेशनल होगा। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल। जैसे सपोज कर ले इरेशनल नंबर की बात करें, 3/7, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं आता है 0.4285, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग या रिकरिंग होना कंपलसरी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। एक्स अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, whose decimal expression terminates, अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर जाता है तो हम कहेंगे x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब इससे क्या है? 2.5 है ना, ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट कर जा रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 25/, एक डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगता है तो नीचे 10 आ गया, तो ये क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? वही कह रहा है, तो इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q जो हो को प्राइम हो। प्रो प्राइम फैक्टराइजेशन, को प्राइम मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, ओनली वन से दोनों डिवाइड। तो इसको और हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हमने ब्रेक कर लिया, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, ये दोनों क्या कहे जाएंगे? को प्राइम। मीन्स ये केवल एक से डिवाइड हो सकते हैं, वन से ओनली, अदर देन वन जो है ये डिवाइड नहीं होंगे, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वो वन होगा केवल। तो यही कह रहा है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, और ये क्या होंगे? pq को प्राइम होंगे, और q इज इन द फॉर्म, अगर q जो है इस फॉर्म में होगा 2 की पावर n 5 की पावर m, और n m क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव, और n और m जो होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखिए 5.2 तो आ गया,
अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5/2 को हम लिख सकते हैं, 5 को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को ऊपर। अब ये क्या हो जाएगा, वही सेम आ गई 25/2 इंटू 5, 2 की पावर भी 5, 1, 5 की पावर भी 1, और n और ये m हो गए इस फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इसको हम फैक्टराइज करें। क्लियर है? तो इस तरीके से अब 13/125 है। इसकी बात करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है ये। अगर इसमें हम 2 की पावर 3 से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बन गई हमारी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये आ जाएगी वैल्यू पूरी हमारी 104 अपॉन में 53 इंटू 23। अब ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया इस फॉर्म में रिप्रेजेंट। और इसको अगर हम फिर से करें तो क्या हो जाएगा, 104 और ये हो जाएगा 5 2 जा, दोनों के क्या है पावर सेम है, तो 5 2 जा 10 होल की पावर 3, और ये जब इसको और करेंगे तो 104 अपॉन में 3 जीरोज आ गया, और फिर इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.123 के पास, यानी 0.104, ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म में। इस तरीके से रेशनल नंबर हो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, और इसको जो है हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, यही चीज है। क्या अगर नहीं होता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, वही चीज कह रहा है, इरेशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अब जैसे ये है हमारा, ये क्या होगा, इस तरीके से होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब जैसे ये है 129 होल अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 57 इंटू 75। अब इसमें 2 ये तो आ गए, इस फॉर्म में तो आ गए, लेकिन ये जो है डिफरेंट आ रहा है, एक 7 भी आ रहा है इसमें, एक प्राइम फैक्टर। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इस अगर नहीं इस तरीके से आ रहा है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 2 और 5 के पावर के फॉर्म में, तभी ये क्या होगा टर्मिनेट हो। ठीक है, इस तरीके से ये हम कर, ठीक। अभी है सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, ये यही चीज इसको एक्सप्लेन कर रहा है, 7 फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो अ फंक्शन px ऑफ द फॉर्म, px को कैसे लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an(x(n), ये हो गया इस तरीके से। तो अगर अब फंक्शन इस px इन द फॉर्म ऑफ, अगर ऐसे अगर रिप्रेजेंट किया जा सके प्लस में, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ पे a0 जो है, a1 है, a2 है, ये सब क्या है, इन सबको बोलते हैं कांस्टेंट। मींस इनकी वैल्यू 1 2 3 4 -1 कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं इसके वेरिएबल को। और यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल है, इसी की वैल्यू जो है वेरी करती है। ये सब तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और a0, a1x, a2x स्क्वायर, इन सबको बोलते हैं हम टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पावर, किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल इसमें क्या है, x,
x की हाईएस्ट पावर ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, मीन्स यहाँ तक अगर जा रहा है तो हाईएस्ट पावर इसकी n होगी, तो हाईएस्ट पावर यही इसकी क्या बन जाएगी, डिग्री। अब एक पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं, लेट अस सपोज 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, p है, तो इसकी डिग्री कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ px इज 3, डिग्री ऑफ px इज 3। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर ऐसे लिखा है py तो ये जो इसकी पॉलिनोमियल होगी पॉलिनोमियल ऑफ y, ये y के फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे अगर pz है तो ये पॉलिनोमियल z के फॉर्म में होगा। तो आप लोग कंफ्यूज, सॉरी z के फॉर्म में होगा, ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ y लिखा है फिर भी आप x लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ y रहेगी, यहाँ y लिखा है तो वो भी आप x लिख रहे हैं, नहीं, इसका मतलब ही होता है कि पॉलिनोमियल ऑफ y मीन्स इसकी वेरिएबल y के फॉर्म में होगी, इसकी वेरिएबल z के फॉर्म में होगी, इसकी वेरिएबल x के फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से अब पॉलिनोमियल ऑफ a लिखा है मीन्स इसके जो बनेंगे इस तरीके से a के फॉर्म में बनेंगे, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ a, पॉलिनोमियल ऑफ z। अब इसमें डिग्री 2, इसमें डिग्री 2, ठीक है। अब सपोज के लिए ऐसे अगर लिखा है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें जो होगी इसकी डिग्री 5। कभी कभी इसमें ऐसे भी दे रखा रहता है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस x7 प्लस x3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद क्यूब आता है, फिर s7 आता है, इसकी जो है इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी, ये सॉरी इसमें सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हाईएस्ट इसकी डिग्री हो जाएगी, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट, इसकी जो हाईएस्ट पावर है यही इसकी डिग्री यानी 7 हो गई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में एक चीज याद रखना है, इसकी डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन, जैसे ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल रूट में y, सॉरी रूट में, यहाँ पे अगर y है पॉलिनोमियल y, रूट में y प्लस 2, तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई नंबर अगर रूट में लिखी है तो इसकी पावर होती है 1/2, तो ये क्या पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 2। अब इसकी डिग्री क्या हो रही है, फ्रैक्शन हो रही है, तो अगर फ्रैक्शन में होगा तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं, अगर निगेटिव है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, जैसे x की पावर -3 प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो है 3 टाइप्स के, हम किसके करस्पॉन्डिंग, डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 1 हो। एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, इसका जनरल फार्मूला होता है ax प्लस b, इसमें a को 0 नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि a 0 हो गया तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल कांस्टेंट बचा रह जाएगा, तो डिग्री आपको कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री तो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको ऐसे आप लिखते हो s की पावर 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है 0 यानी कांस्टेंट a 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर सपोज कर लिया ये है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ये है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ नहीं है इसके आगे, तो हम क्या 0 लिख सकते हैं क्योंकि जनरल फार्मूला तो हमको यही पता है ना, ax प्लस b, ठीक है। तो ये हो गई, ये हो गई। क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है, डिग्री 2 हो जाती है, इसका जनरल फार्मूला ax स्क्वायर, a के बाद b लेटर आता है bx प्लस c, 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो x 0 मीन्स 1 यानी c वाला टर्म आ गया, इस तरीके से हो गया। इसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री अगर 2 होती है तो a को यहाँ भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आ गया तो ये लीनियर बन जाएगा,
ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन के लिए। ठीक है, क्यूबिक। अब एक चीज याद रखना, जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके जीरोस भी उतने होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री ये, ठीक है, तो जनरल फार्मूला ये है, ए इसका भी नहीं जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल में, जैसे कोई पॉलिनोमियल px है, इसमें अगर हम कोई वैल्यू ऐसी रख दें, मान लिया a इसके अंदर हम पुट कर दें, पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू हमें जीरो मिल जाए, तो हम एक को बोलेंगे इसका जीरोस है इस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, यानी यहाँ पे x की वैल्यू a हमने रखा तो a इसका जीरो होगा। तो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब सपोज कर लिया इसकी जीरोस हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। x प्लस 3 है यहाँ पे, px इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, 3 के हम देख सकते हैं 3 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 से 3 डिवाइड हो सकता है और प्लस माइनस 3 से हो सकता है। तो इसमें हिट एंड ट्रायल रूल से x की वैल्यू पुट करते हैं इन्हीं वैल्यूज में से। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लास्ट की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको देखते हैं किससे डिवाइड हो रही है, तो प्लस माइनस 1 से हो जाएगी, प्लस माइनस 3 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम एक बार इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर रखेंगे x की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई 4, जीरो नहीं मिल रही है, ये नहीं होगा इसका जीरो। माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 प्लस 3, ये वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ये भी नहीं जीरो हो सकता है। 3 रखो, 3 प्लस 3 6, ये भी नहीं हो सकता। x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख दें, माइनस 3 रख दें, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3, ये वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3, इसका क्या है, जीरोस है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक तरीका तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई रूल, हम वैल्यू को पुट करते हैं। अदरवाइज एक तरीका क्या है, इसमें डायरेक्ट आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर दें और इसमें x की वैल्यू निकाल लें, प्लस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3, ट्रांसफर हो जाता है ना। इक्वेशन में क्या होता है, प्लस इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस इधर आता है तो प्लस हो जाता है, माइनस अगर इधर जाएगा तो माइनस इधर जाता है तो प्लस हो जाता है। इसी तरीके से इनटू अगर इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड इधर जाता है तो इनटू हो जाता है, ये रिवर्स चलता है दोनों साइड से। ठीक है, जब भी हम चेंज इधर से उधर करते हैं, ये क्या होता है, इस तरीके से जो है ये होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज जो है इस तरीके से चेंज होते जाते हैं। ठीक, अब ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए जितनी डिग्री होगी उतनी इसके जीरोस मिलेंगे। क्वाड्रेटिक है तो x की डिग्री 2 है, इसके 2 जीरोस मिलेंगे। इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। अब जैसे है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसमें हम क्या करते हैं, ये टर्म कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ होती है तो इसको हम पहले इसको लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 को 3 में मल्टीप्लाई करो और इसके ऐसे फैक्टर बनाओ दोनों को, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, इसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करो जिनको ऐड करने पे हमको 4 मिल जाए, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। 3 प्लस 1 4 होता है, 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसको एक साथ पेयर ले लेते हैं, इसको एक साथ, यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, x कॉमन मिल गया, तो जो कॉमन लेते हैं उसी से हमको डिवाइड करके अंदर लिखना होता है। x से इसको डिवाइड किया, x आ गया, प्लस का साइन, फिर x को 3x से डिवाइड किया, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं, दोनों में से कॉमन क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा कॉमन। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 3, ये तो आपने देखा होगा x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 और x प्लस
तो इसके अब एक बारी हम क्या करते हैं, इसका जीरोज निकालने के लिए एक बार इसके तो फैक्टर मिल गए हमको, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू -3 निकाल लिया। एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू -1 निकाल लिया। इसके दो जीरोस क्या क्या मिल गए, टू जीरोस, -3 एंड -1, टू जीरोज इसके मिल गए, इसके इस क्वाड्रेटिक के। ठीक है, फिर कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स ऑफ डिग्री n। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है तो इंटरसेक्ट x एक्सिस, तो वो क्या करेगा, x एक्सिस को अधिक से अधिक n पॉइंट्स पे कट करेगा। जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, अगर उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो वो x एक्सिस पे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा n जितनी डिग्री होगी उतने ही पॉइंट पे कट करेगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई हम, ताकि जो है आप लोगों को ये जो है इजी लगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इस यह है y इज इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोई अगर इस तरीके से मान लिया, ये होता है x x डैश, ये y डैश, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन होता है। और ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस। अब जैसे अगर कोई आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इस तरीके से है, ठीक है, और ये इस फॉर्म में है y इज इक्वल टू पी एक्स। अगर इसके जीरोज बताने होंगे तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यानी 1 एंड 2, यानी ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, 2 जीरोज होंगे। तो यानी अगर 2 जीरोज होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, इसकी डिग्री 2 हो सकती है, क्योंकि पूरा हो सकता है कट ना दिखाया हो। ठीक है, तो ये अगर डिग्री उसकी n है तो हो सकता है इसके हमको क्या हो, जीरोस 2 ही दिख पाए, n पूरे ना दिख पाए, हो सकता है n-1 जीरोस दिखें। तो पूरा जब तक रिप्रेजेंट नहीं होगा हमको पूरे जीरोस नहीं दिखेंगे। लेकिन ये चीज याद रखना है, कोई अगर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री n है तो वो मैक्सिमम n टाइम्स जो है ग्राफ को, मान लिया कि इसकी डिग्री 7 है तो यानी ये ग्राफ को 7 टाइम मैक्सिमम कट कर सकता, उससे ज्यादा कट नहीं कर। ठीक है, अब जैसे ये है, यहां पे मान लिया y इज इक्वल टू पी एक्स एक जो है पॉलिनोमियल, इसमें अगर सपोज कर लिया इस तरीके से है, अब इसमें अगर पूछे इसके जीरोस कितने होंगे, तो यहाँ एक बार x, पहले यार एक चीज देखना आप, y इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स फॉर्म में है तो यानी x एक्सिस पे हमको देखना है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके 3 जीरोस होंगे। अब सपोज कर लिया ऐसे अगर दिया है x इज इक्वल टू पी वाई, ध्यान से देखिएगा, तो हमको y एक्सिस पे देखना होगा, तो इसके लिए इसमें कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। और सपोज कर लिया अगर x इज इक्वल टू पी वाई ऐसे अगर हो इस तरीके से, तो x इज इक्वल टू पी वाई में हम y एक्सिस पे देखेंगे, यानी 1 पॉइंट यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसके 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कितने जीरोस होंगे। ये है जैसे ये ऐसे अगर है तो यहाँ पे देख लेंगे 1, x के लिए अगर देखना हो y इज इक्वल टू पी एक्स, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे कट नहीं कर रहा है तो केवल 2 ही होंगे, अगर कट कर दिया तो 3 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये देखेंगे हम x इज इक्वल टू पी वाई पे, तो यहाँ पे केवल 1 होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मान लिया एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लिया जब क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोस होंगे, तो मान लिया कि 0 अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू होंगे।
तो अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का जो सम होगा वो होता है एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं ए को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी को बोलेंगे एक्स का कोफिशिएंट, जो जिसके साथ अटैच होता है उसका कोफिशिएंट कहा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मींस माइनस बी अपॉन में ए होता है, ये होता है। और दोनों का प्रोडक्ट जो होता है जीरोस का वो होता है सी अपॉन में ए, सी ये वैल्यू और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब जैसे सपोज कर लिया एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, सपोज कर लिया ऐसा है। तो इसमें अगर हमको इनके जीरोस का सम निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी है, माइनस बी ऑन ए होता है। तो माइनस बी मीन्स माइनस 4 अपॉन ए क्या है हमारा 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 आ गई वैल्यू। और दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी हमारा क्या है यहाँ पे कंपेयर कर लेना, सी क्या है सी की जगह पे 3 है 3 आ गया, ए की जगह पे क्या है 2 है 3 अपॉन 2। इस तरीके से हमको निकालना होगा तो निकाल लेंगे। क्यूबिक की बात कर लें, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है यानी डिग्री 3 होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जब क्यूबिक होगी तो 3 जीरोज होंगे, मान लिया एक अल्फा है एक बीटा है और एक गामा है, तो तीनों का सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसमें भी क्या हो रहा था माइनस बी अपॉन ए, तो इसमें भी माइनस बी अपॉन ए होगा, ठीक। और इसके बाद दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी अपॉन ए। इसमें भी प्रोडक्ट सी अपॉन ए आ रहा था, लेकिन लास्ट में जो तीनों का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा वे क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे कर लो, ये अल्फा कर लो बीटा कर लो और ये गामा कर लो। तो पहले क्या आ गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट। अब हम लोग देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मीन्स अगर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल का, इसका मतलब क्या होता है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं एक्स और वाई, और ए बी सी ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है टू वेरिएबल, ये जब हम एक्स और वाई एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज रखी जाती है, यानी ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का विथ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट। तो विथ टू वेरिएबल अगर ये हमारे आते हैं 2 मार्क्स के, तो इसमें क्या होता है दो इक्वेशन दिए होंगे जनरली। मान लिया एक इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना होता है अगर इसमें टू वेरिएबल है एक्स और वाई क्या है टू वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल हैं तो इसका अगर हमको सॉल्यूशन निकालना होगा तो इसके लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए। इसको बोलते हैं, देखो पहले हमने बताया था कि पॉलिनोमियल एक्स के अगर लिखना होता है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये भी क्या है एक तरीके से पॉलिनोमियल है, लेकिन ये टू वेरिएबल का है। लेकिन इसमें पॉलिनोमियल में इक्वल टू अगर हम 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है ये इक्वेशन बन जाता है। जैसे उसमें क्या था लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी था, इसमें अगर इक्वल टू 0 कर दें हम तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन बन जाता है। तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 कर दें तो वो क्या बन जाता है इक्वेशन बन जाता है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल अगर दिया होगा तो उसका सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये क्या है अगर दोनों हैं तो दो लाइनें होंगी एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, वही एक्स वाई के सॉल्यूशन होंगे। तो इनको हम सॉल्व करने के लिए यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड
और एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है रिमूव कर दिया गया। तो ये हमारे सपोज कर लिया 2 इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस सी, इसको इधर लाओ या इधर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये दोनों हमारे क्या है इक्वेशन है, तो इसमें x और वैल्यू को y की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो पहला हम अगर ग्राफिकल मेथड को यूज करें तो इसमें क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, एक बारी हम x की वैल्यू 0, एक बारी y की वैल्यू 0, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे ये हमारा x, x डैश, y डैश। इसमें जो होता है इधर लेफ्ट साइड में जिधर देखिए कोई डैश नहीं होता उधर पॉजिटिव होता है 2, 3, 4, और जिधर डैश लगा होता है उधर नेगेटिव होता है। ठीक, इधर हम इसी तरीके से पॉजिटिव होता है, ठीक इसी तरीके से इधर नेगेटिव होती है वैल्यू, और इसी तरीके से जाएगी। अब एक बारी हम इसको सॉल्व अगर करें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो अगर y की वैल्यू हम निकालें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2x। तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो एक बार x की वैल्यू हम सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमको, x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू हमको मिल गई 4। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक, अब एक बार हम y की वैल्यू 0 रख लें, तो y की वैल्यू 0 रख लें अगर, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या मिल रही है, y की वैल्यू 0 रख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू हमको 2 मिल गई, y की वैल्यू 0 रखने पे। क्लियर है, x की वैल्यू 0 रखा हमने तो यहाँ पे हमें मिल गई वो 4 मिल गई, और इस तरीके से y की वैल्यू करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें। ठीक, ये हो जाएगी। दूसरी ग्राफ में इसी तरीके से हम पुट कर देंगे। अब ये पहले हम इसको प्लॉट करते हैं, 0 x की वैल्यू 0 है, मतलब इस x, हाँ एक चीज याद रखना कि x जो पहला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा। एब्सिसा मतलब ये कोऑर्डिनेट जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला जो पॉइंट होता है, जब भी हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, पेयर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, x एक्सिस के लिए x, y एक्सिस के लिए स्मॉल। तो 0,4 मीन्स ये x पे कुछ नहीं चलेगा 0, और y पे क्या चलेगा 4 चलेगा, यहाँ पे कहीं 4 हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा ना 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। फिर यहाँ पे x2 है तो y क्या है, y 0 है, तो यानी ग्राफ ऐसे कुछ आ जाएगा, 2 से होके जाएगा, यहाँ 2 हो गया। दूसरा ग्राफ इसी तरीके से प्लॉट कर लेंगे, दूसरे में x की वैल्यू अगर 0 रख दें तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू इधर आ जाएगी -4 कहीं आएगी। ठीक है, और एक बार हम y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू 2 ही मिल रही है। ठीक है, y की वैल्यू यानी ये पे यहीं पे मिलेगी, तो यानी ये ग्राफ जो है ऐसे जाएगा, तो यानी दोनों का सोल्यूशन हमको क्या मिल जा रहा है 2,0, दोनों लाइनें एक दूसरे को 2,0 पे कट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है कंसेप्ट जो मैं अभी वो कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको हम करते हैं इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने जो है इसकी वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसमें हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू, इसको एक को ट्रांसफर कर देंगे, मीन्स इसमें हम x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं। तो जनरली हम कोशिश ये करते हैं अगर यहाँ से आप x निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो बेस्ट तरीका ये है कि y निकाल लो
फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है ना, तो इजी हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दो y के प्लेस पे, तो क्या पुट करोगे 2x माइनस y की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये यहाँ पे पुट कर दो, माइनस उसके बाद ये वैल्यू 4 माइनस 2x। अभी क्या हो जाएगा, एक ही फॉर्म में हो जाएगा x के फॉर्म में, तो इजी हो जाएगा ना सॉल्व करना, इज इक्वल टू 4, ये 4 हमने पुट कर दिया। अब इसको आप देखें 2x माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ये साइन आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये माइनस 4 जो है इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई। यहाँ भी आपने देखा था ना आंसर में x की वैल्यू 2 मिल रही थी, ये आ गई एलिमिनेशन से। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 मिल गई, अब यहाँ पे पुट कर दो y के यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू भी 2 कर दी, तो कितनी आ गई 0 आ गई। यानी इसका सॉल्यूशन जो मिला हमको 2 कामा 0 मिल गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। यही इसका दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन, यही हमने ग्राफिकल से भी निकाला था। एलिमिनेशन मेथड अब कैसे करते हैं, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को किसी के कोफिशिएंट को इक्वल करके और हम कट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे 2x प्लस वाई है इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी, तो इजिली ये क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नहीं अगर होते इक्वल तो हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके कोफिशिएंट को इसके पूरे में, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, फिर हम सॉल्व कर लेते, तो एक्स के फॉर्म में हमको एक्स की वैल्यू निकल जाती। अब क्या है दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो ये क्या एक प्लस है एक माइनस है, यानी दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, x की वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब x की वैल्यू 2 आ गई, अब किसी इक्वेशन में रख दो आप x की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 0 मिल गई। इस तरीके से जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है सॉल्युबिलिटी के लिए कि इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, कुछ इसके जो है कंसेप्ट हैं जो हम लोग देखेंगे, ठीक है सॉल्युबिलिटी के लिए। तो सॉल्युबिलिटी के लिए मान लिया दो लीनियर इक्वेशन है विथ टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अनदर इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखेंगे दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकलेंगे भी कि नहीं, हो सकता है ये दोनों क्या हो लाइनें कहीं मिले ही ना, मीट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कहाँ निकलेंगे, यानी पैरेलल लाइन हो दोनों एक दूसरे के। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो पहला केस हम है, ये कंडीशन क्या होते हैं इनके कोफिशिएंट के बेस पे होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट कांस्टेंट इनके इस पे बेस पे होते हैं। तो हम क्या करते हैं पहले हम इनके कोफिशिएंट यानी a1 अपॉन a2 अलग अलग निकाल लेते हैं, हम लोग a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं और c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, ये हम निकाल के रख लेते हैं। अब a1 अपॉन a2 को चेक करते हैं ये b1 अपॉन b2 के इक्वल है कि नहीं। पहले हमने क्या किया सबका निकाल लिया, अब चेक किया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है कि नहीं, मीन्स इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको। अब चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आती तो हम बोलेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन अगर निकलते हैं कम से कम एक, हो सकता है मोर निकले, लेकिन इस केस में अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट। तो केस 1 ये कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं है
तो इसके यूनिक सोल्यूशन यानी केवल एक ही सोल्यूशन फाइंड आउट होगा और यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब कंडीशन फिर क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 जो है ये इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के और यही इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के भी, यानी ये तीनों आपस में क्या हो जाए, इनके फ्रैक्शन इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे ये कंसिस्टेंट होगा। मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब एग्जिस्ट करेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन इसमें जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो ये कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो तीसरा कंडीशन, a1 अपॉन a2 अगर ये है केस 3, a1 अपॉन a2 जो है b1 अपॉन b2 के तो इक्वल आ जा रहा है, लेकिन लास्ट में आके ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आया, तो इस केस में जो होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। इसमें क्या था, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक जगह क्या होगी, सेम होगा। अगर 4 है सब जगह पे क्या होंगी, 4 4 4 4 होंगी। तो ये इनकंसिस्टेंट होता है और इसमें नो सॉल्यूशन। इसमें इनकंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये भी कंसिस्टेंट होता है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, इस केस में लाइनें एक ही पे लाई कर जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस तरीके से। तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्लास जो है फिनिश हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है मिल जाएगी, उस पीडीएफ में लिंक भी होगा, आप डायरेक्टली जो है चैनल पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।